गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्यान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चे को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो बेटा हम लोग देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को आज खत्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया था कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, उसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप सब देख लिया था। ठीक है, आज हम देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने दिया था? तो सुट्टर एंड बोबली सर ने दिए थे। ठीक है, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सट्टन एंड वोबरी सर दिए थे। ठीक है, अब इनको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले आगे इसमें कुछ चीजें वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है बेटा कि मेंडल की जो बर्थ थी वो 1865 में पब्लिश की गई थी। ठीक है, 1865 में पब्लिश की गई थी। ठीक है, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं मिला था, उनको रिकॉग्नाइज 1900 में मिला था। ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर थे। जैसे में हम लोगों ने बात किया था कि जो सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि मैथम वो जो अपने वर्क किए थे। ठीक है, पी प्लांट पे। ठीक है, उसमें मैथ ऐड कर दिए थे। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐड किए थे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐड किए थे, स्टैटिक यूज किए थे। ठीक है, उसके बाद फिर उस वक्त सबसे बड़ी बात थी कि कम्युनिकेशन गैप थी। ठीक है, अब उस वक्त आप ये कहो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ज्यादा नहीं था, प्लस कम्युनिकेशन भी लोगों के बीच में उस वक्त ज्यादा नहीं था, तो ये भी एक कारण था, कम्युनिकेशन गैप था। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप था। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो 1865 में मेंडल सर जो अपनी पहली बार अपनी जो बुक को पब्लिश किए थे, पहली बार क्या एक ही बार उन्होंने किया था। 1865 में जो बुक को पब्लिश किया गया था उस वक्त उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं दिया गया। ये सब कारण थे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐड किया गया था, स्टैटिक्स उसमें यूज किया गया था, कम्युनिकेशन गैप था। ठीक है, तो एक्चुअली उनको रिकॉग्नाइज 1900 ईस्वी में मिला था। जो 3 साइंटिस्ट 1900 ईस्वी में आए थे, मतलब उनकी जो वर्क थी उनको रीडिस्कवर्ड किया। ठीक है, हुगो डी बैरिश, कॉरेंस एंड वॉन टेजरमार्क। ठीक है, तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे वो 1900 में जो मेंडल सर का जो वर्क था वो फिर से रीडिस्कवर्ड किए, तीनों साथ में नहीं, अलग अलग रीडिस्कवर्ड किए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल वर्क। ठीक है, तो उन्होंने 1900 में उन तीनों ने अलग अलग मेंडल को वर्क को फिर से स्टडी किया और रीडिस्कवर्ड किए। ठीक है, तो उसके बाद 1902 में ठीक है उन्होंने ये बताया कि जो मेंडल सर जिसके ऊपर काम कर रहे थे बिल्कुल सही था। ठीक है, उनकी कोई भी उनकी रिसर्च में किसी भी तरह की कोई फॉल्ट नहीं थी और उन्होंने जो जो बातें उसमें लिखी सब सही है। ठीक है, सब सही है। ठीक है, तो सब सही है। उसके बाद मेंडल सर को इसी के बाद मेंडल सर को फादर ऑफ जीनेटिक्स कहा गया। ठीक है, फादर ऑफ जीनेटिक्स कहा गया। ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ठीक है, अब चलिए अब हम आते हैं। ठीक है, अब ये जो 1900 में ये 3 सर आए। ठीक है, तो जब ये आए तो इनकी वक्त कुछ चीजें आसान हो चुकी थी, जिसमें उस वक्त माइक्रोस्कोप की आप ये कह सकते हैं कि खोज हो चुकी थी। खोज से भी अगर अच्छा वर्ड यूज करना चाहें तो उसमें एडवांसमेंट आ गई थी। ठीक है, तो एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा तो सेल के बारे में हमें, चूंकि माइक्रोस्कोप आ गया तो हम सेल को इजीली स्टडी कर सकते थे, इजीली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, हम
चूंकि माइक्रोस्कोप आ गया था तो हम सेल डिवीजन को इजीली ऑब्जर्व कर सकते थे, सेल के बारे में इजीली हम स्टडी कर सकते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात ये हुआ कि सेल को जब स्टडी करने लगे तो हम न्यूक्लियस तक स्टडी करते हुए चले गए माइक्रोस्कोप की वजह से, और जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम थी उसके बारे में भी हम स्टडी कर लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम स्टेनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं तो क्रोमोसोम दिखने लगता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम सीम, ठीक है, क्रोमोसोम सीम, ठीक है, क्रोमोसोम दिखने शुरू हो गया। आप ये लिख सकते हो बाई स्टेनिंग, ठीक है, बाई स्टेनिंग, ठीक है, क्रोमोसोम सीम बाई स्टेनिंग, ठीक। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं, मतलब हम इस बात पे थे कि 1900 में जो ये तीन सर थे उनके लिए चीजें आसान हो गई थी। क्यों हो गई थी कि सबसे पहले एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर इसके वजह से हम सेल को इजीली ऑब्जर्व कर सकते थे, इजीली हम सेल डिवीजन को देख सकते थे, इजीली हम सेल के अंदर के कंपोनेंट के बारे में जान सकते थे, ठीक है। और स्टेनिंग के बाद हम क्रोमोसोम को भी देख सकते थे, स्टेनिंग के बाद हम क्रोमोसोम को भी देख सकते थे, ठीक। तो बेटा आते हैं अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो सटन एंड बोबली सर दिए थे उन पे आते हैं। कि सटन एंड बोबली सर का कहना है कि अगर एक जनरेशन से, यदि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है तो वो सिर्फ क्रोमोसोम की वजह से हो रही है, ठीक है। मतलब उसका रिस्पॉन्सिबल कौन, क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर किसी के फादर से, किसी के मदर से, अगर मेरे फादर मेरे मदर से अगर मुझ में कैरेक्टर आ रहे हैं तो वो सिर्फ क्रोमोसोम की वजह से आ रहे हैं। तो वो कैसे समझाएं उसको समझते हैं। उनका कहना है, ठीक है, जिसमें कि मैं क्रोमोसोम ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा अगर हम, ठीक है, ये फादर को ले ले, ठीक है, और ये और ये और ये मदर को ले लिया, ऐसा ऐसा फादर को 23 पेयर जाएगा, मदर को 23 पेयर जाएगा, मैं एक एक क्रोमोसोम पे लिया हूं, ठीक है। तो अभी ये 2n के कंडीशन में बेटा, अभी ये 2n के कंडीशन में, ठीक है। अगर इसके गैमेट की बात करें बेटा, गैमेट की बात करें तो ठीक है, तो एक फादर का ये आ गया, फादर का, ठीक है, और मदर का, ठीक है, और मदर का आ गया, ठीक है, मदर का आ गया, ठीक है। अब ये एन हो गया, ये भी एन हो गया, ठीक है। अब दोनों, जब दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है तो एक है, अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। अब ये दो जो सुटन एंड बोबली सर कहते हैं कि अगर एक पेरेंट्स से उनके जो बच्चे में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है तो वो क्रोमोसोम की वजह से हो रही है। अब ये बताओ, जो ये जो जायगोट के बाद जो क्रोमोसोम, जो सॉरी फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्रोमोसोम बना, इसमें 50% मदर का भी है और 50% फादर का भी है। ये फादर का है, ये मदर का है, ठीक है। तो दोनों को कैरेक्टर आया, दोनों का कैरेक्टर आया। तो यही सर का कहना है कि अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अगर कैरेक्टर की ट्रांसफर हो रही तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्रोमोसोम है। कौन है, क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, ठीक है। ओनली रिस्पॉन्सिबल क्या है, क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कहना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बेटा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है और ये थोड़ी कंफ्यूजन लाइन है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन, ठीक है। बट गिवन बाय में आएगा तो सुट्टा एंड बोबरी लिखेंगे, गिवन बाय में सुट्टा एंड बोबरी लिखेंगे, ठीक है। बट बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड बाय में हम लिखेंगे टीएच मॉर्गन, ठीक है, क्लियर। गिवन बाय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सुट्टा एंड बोबरी, बट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन। कौन, टीएच मॉर्गन। क्या, टीएच मॉर्गन। जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव था वो टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे, दिए थे किसे, सुट्टा एंड बोबरी। अब जो टीएच मॉर्गन जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए तो वो किसमें किए थे बेटा,
वो फ्रूट फ्लाई में किए थे, ठीक है, वो फ्रूट फ्लाई में किए थे, जिसको ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर भी कहते हैं, ठीक है, वो फ्रूट फ्लाई में। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? थियोस मॉर्गन। उन्होंने किसको सिलेक्ट किया था? उन्होंने फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया था, जिसका एक और नाम ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर है, ठीक है। अब जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर की कुछ क्वालिटी है, इसको क्यों सिलेक्ट किया गया था? क्योंकि बेटा इसकी सिर्फ 2 वीक की लाइफ स्पैन होती है, तो सिर्फ 14 दिन वो जिंदा रहता है। 2 वीक की लाइफ स्पैन होती है बेटा, ठीक है, और वो सिंगल मीटिंग में लार्ज प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 वीक का 14 दिन का होता है, इसका मतलब 14 दिन में मर जाना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये सिंगल मीटिंग में लार्ज प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, सिंगल मीटिंग में बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं। और बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब आप देख कर ये पता लगा सकते हैं कि मेल है या फीमेल। आप देख कर ये पता लगा सकते हैं कि मेल है और या फीमेल है, ठीक है। और बेटा इसको इजीली हम लैब में ग्रो कर सकते हैं, इसको लैब में हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सिंथेटिक मीडियम के थ्रू हम इसको इजीली लैब में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय टीएच मॉर्गन सर, गिवन बाय स्टैन एंड बोबरी सर। मॉर्गन सर किसको सिलेक्ट किए थे? फ्रूट फ्लाई को, ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर को सिलेक्ट क्यों किए थे? क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 14 दिन की होती है। और क्या कि सिंगल मीटिंग में बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस, और क्या उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब मेल फीमेल दोनों को हम देखकर बता सकते हैं। और क्या उसको हम इजीली ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, उसको इजीली हम ग्रो करा सकते हैं सिंथेटिक मीडियम में, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं लिंकेज क्या होता है। तो बेटा अब हम देखते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। लिंकेज क्या है उसको समझते हैं। लिंकेज का हम ऐसे समझे कि लिंक, ठीक है, मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम पे जो 2 जीन हैं, ठीक है, वो कितने आसपास है, कितने एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, उसे हम लिंकेज कहते हैं, ठीक है। मतलब जो ए और बी जो क्रोमोसोम है, इस दोनों के बीच में कितनी गहरी आप ये कह सकते हैं कि लिंकेज है, ठीक है, कितनी गहरी इन दोनों के बीच में अपनापन है, उसी को हम लिंकेज कहते हैं, ठीक है, उसी को लिंकेज कहते हैं, ठीक है। और अगर हम रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो आप हमेशा याद रखना बेटा कि जहां पे लिंकेज ज्यादा होगा वहां पे रिकॉम्बिनेशन कम होगा, ठीक है, वहां पे रिकॉम्बिनेशन कम होगा। मतलब कहने का बेटा ये है कि जहां पे लिंकेज ज्यादा होगा वहां पे, जहां पे लिंकेज हाई होगा वहां पे एक दूसरे से ज्यादा लिंक में रहेंगे, ठीक है, और एक दूसरे से ज्यादा लिंक पे रहेंगे तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अभी तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, तो जनरली ऐसा होता है कि जनरली जो लॉन्ग डिस्टेंस कभी मूवी में दिखाया जाता था, आप देखना कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जिसमें ए और बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ठीक, तो इनके बीच में जो लिंकेज वीक हो जाएगी, इनके बीच में जो लिंक है वो वीक हो जाती है, और ए को सी के पास जाने का मौका बन जाता है, मतलब जाने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब बेटा यही सेम है कि अगर ए और बी जीन के बीच में अगर लिंकेज कम है तो उसको उस जीन को ए या बी कोई एक जीन को जीन सी के पास जाने की रिकॉम्बिनेशन की चांसेस कम हो जाते, ठीक है। अगर ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं रहते, अगर ये दोनों एक ही शहर में रहते, ठीक है, तो जो सी के पास जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते, ठीक है। तो जो ए और बी के बीच का जो लिंक है, ठीक है, वो दर्शाता है कि उसकी रिकॉम्बिनेशन है वो किस टाइप की होगी। किस टाइप का मतलब है कि वो बताएगा कि इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा या नहीं होगा। जैसे अब मैंने अभी क्या बोला कि यहाँ पे लिंकेज बेटा हाई है, यहाँ पे लिंकेज हाई है, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो अलग होने की चांसेस है वो लो हो जाएगी। मतलब बेटा रिकॉम्बिनेशन लो हो जाएगी। अब
अब आप याद करो कि मैं पहला क्लास में एक शब्द लिखा था कि जहां पे लिंकेज ज्यादा होता है वहां पे वेरिएशंस कम हो जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि मैं यही सोचकर जब मैं बोला था कि जब मैं लिंकेज पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब बेटा कि जहां पे लिंकेज ज्यादा होते हैं, जहां पे दो जीन के बीच के में गैप कम होती है, दोस्ती बहुत ज्यादा होती है, वहां पे वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स वेरिएशंस कहां देखने को मिलता है? जहां पे जीन में डिस्टेंस होती है, जहां पे जीन में डिस्टेंस होती है तो वहां पे वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे लिंकेज है, यहाँ पे जीन के बीच की बहुत कम गैप है, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे वेरिएशंस भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब उसमें जो चेंजेज होने की, मतलब उसको अपनी जो आप ये कह सकते हैं कि किसी और के पास जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, वेरिएशंस जो हमने फर्स्ट क्लास में जो बताया था कि जहां पे लिंकेज ज्यादा होगी वहां पे वेरिएशंस कम होंगे। ऑफ कोर्स जो टाइट लिंकेज रहेंगे वहां पे वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये हो गया, तो हमने लिंकेज समझ लिया, रिकॉम्बिनेशन समझ लिया, मतलब कि एक जीन है उसको दूसरे जीन के पास जाने की कितनी चांसेस है, ठीक है, वो रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी हम लोगों ने देखा कि जो मोर्गन सर थे वो ड्रासोफिला के ऊपर वो अपना रिसर्च किए थे, ठीक है। तो और उसमें एनसीईआरटी के सबसे फर्स्ट लाइन है कि वो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, उनकी अगर एनसीईआरटी में पूछ दिया कि जो मोर्गन सर थे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे अपनी एक्सपेरिमेंट किया था या फिर डाई हाइब्रिड, तो उन्होंने डाई हाइब्रिड पे किया था, ठीक है, उन्होंने डाई हाइब्रिड पे किया था, किस पे, फ्रूट फ्लाई पे किया था, ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई पे किया था, ठीक। और बेटा मोर्गन कैरिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है इन ड्रासोफिला टू स्टडी सेक्स लिंकेज, बहुत इंपॉर्टेंट, टू स्टडी सेक्स लिंकेज, ठीक है। अब हम आगे आते हैं बेटा कि मोर्गन हाइब्रिड अब देखो मोर्गन क्या लिए थे ये ध्यान देना, ठीक है। देखो मैं जब पढ़ता हूं तो फिर मैं टूट जाता हूं, मैं समझाने पे ज्यादा बिलीव करता हूं। जो मोर्गन सर थे वो क्या लिए थे, येलो एंड येलो बॉडी और व्हाइट आई, ठीक है बेटा। ये किसका लिए थे बेटा, ये फीमेल का लिए थे। ये किसका लिए थे बेटा, फीमेल का लिए थे, ठीक है। फीमेल का उन्होंने क्या लिया था, येलो आई और व्हाइट आई, ठीक है बेटा जी। और मेल को उन्होंने लिया था ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक है, रेड आई, ठीक है, ठीक बेटा जी। वो किसका लिए थे बेटा, वो लिए थे, ठीक है, वो मेल का लिए थे। चलो ठीक है बेटा, अब ये हो गया। तो यही कह रहा है कि मोर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी एंड व्हाइट आई फीमेल एंड मेल को ब्राउन बॉडी और रेड आई। ये इनसे अगर नीट में आए तो आप बता दें। अब आते हैं एनसीईआरटी उसके नीचे लाइन लिखता है, ठीक है। जो मोर्गन सर जब एक्सपेरिमेंट किए हाइब्रिडाइज इस पे, तो सबसे पहला जो मेंडल सर का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसको वो खारिज कर दी। और जो F2 जनरेशन की जो रेशियो थी 9:3:3:1, जो F2 जनरेशन की रेशियो थी उसको खारिज कर दिया, ठीक। चलिए उसके बाद एनसीईआरटी और लिखता है बेटा कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, एक्चुअली लिखा हुआ है कि जो लिंकेज पहली बार जो शब्द का यूज किए थे वो टीएच मॉर्गन सर किए थे। और सिर्फ लिंकेज ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन भी जो शब्द है उसका भी जो पहली बार यूज थे वो टीएच मॉर्गन सर किए थे, ठीक है। तो अगर पूछ दिया नीट में कि लिंकेज और ये रिकॉम्बिनेशन शब्द का पहली बार क्वाइंट किसने किया था, टर्म क्वाइंट किसने किया था, तो टीएच मॉर्गन, ठीक है। फिर एक एनसीईआरटी में पढ़ रहा था तो उसमें बेटा लिखा हुआ था कि जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है वो फिजिकल, आप ये कह सकते हैं, ये लिखा हुआ था कि फिजिकल एसोसिएशन है, मतलब फिजिकल एसोसिएशन है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन फिजिकल एसोसिएशन, मतलब कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है जो फिजिकल, आप ये कह सकते हैं क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो लिखा हुआ था फिजिकल एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा आगे देखते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड द इवन व्हेन जीन वेयर ग्रुप्ड ऑफ द सम क्रोमोसोम सम जीन आर टाइटली लिंक्ड, जो टाइटली लिंक्ड रहेगा वो कम रिकॉम्बिनेशन शो करेगा और जो लूजली लिंक्ड रहेगा वो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। ठीक है। तो जो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था लिंकेज में, तो ये था कि अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि जहां पे लिंकेज ज्यादा होगी वहां पे वेरिएशंस कम होगी और रिकॉम्बिनेशन कम होगी। ठीक है। जहां पे लिंकेज कम होगी मतलब लूजली होगी वहां पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन खत्म होता है। ठीक है। अब हम आगे आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। यहीं पे कंटिन्यू कर ले, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा, अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो एनसीईआरटी क्या लिखता है बेटा? एनसीईआरटी लिखता है कि साइटोलॉजी के कारण जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो पॉसिबल होगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखता है ड्यू टू साइटोलॉजी, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल। अब ये साइटोलॉजी क्या है बेटा? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है। साइटोलॉजी। ठीक है। साइटोलॉजी। ठीक है। तो एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी की जो एक्चुअली मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों को पता है तो एनसीईआरटी जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो जो मिनिमम जो वर्ड आती है जो समझाने वाले सभी में लिखता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि साइटोलॉजी के कारण जो सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल हुआ। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल करते हैं। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, इसको मिटा के दूसरा लिखिए, एक प्रॉपर एक बोर्ड में आ जाएगा सारा, तो मिटाते हैं। तो बेटा हम सेक्स डिटर्मिनेशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है कि जो साइटोलॉजी की वजह से ही सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल हुआ, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब हम आगे आते हैं। हैंकिंग एक साइंटिस्ट है 1891 में, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो देखो उन्होंने क्या बोला था कि 50% और जो 50% नहीं, मतलब एक्चुअली उन्होंने ये बोला था कि आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, वो जो लिखा हुआ छोड़ दो, आई थिंक ये मुझे ये शब्द यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और 50% नॉट, ठीक है, 50% प्रेजेंट नॉट, ठीक है। अब ये पूरा समय एक्चुअली जो हैंकिंग सर ये कहते हैं कि उनका कहना है बेटा कि आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस एक स्ट्रक्चर रिसीव होता है, वो 50% में प्रेजेंट होता है, 50% में प्रेजेंट नहीं होता है। वो स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्स बॉडी का नाम दे दिया। समझ गए? अब तो समझ में आ गया। ये बोले हैं कि आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस एक स्ट्रक्चर रिसीव होता है जो 50% में प्रेजेंट होता है, 50% में नहीं प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्स, उन्होंने एक नाम दे दिया जिसको एक्स बॉडी कह दिए। ठीक है। उसको एक एक्स बॉडी भी कह दिए, उसको वॉर बॉडी भी कह दिए, ठीक है। तो उनका तो जो एक्स बॉडी और जो वॉर बॉडी की जो पहली जो एक्स बॉडी का जो टर्म था उन्होंने हैंकिंग सर के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है। यही बेटा एक्स बॉडी आगे जाके एक्स क्रोमोसोम बन गया। ठीक है। एक्स क्रोमोसोम बन गया। अभी देखो कैसे, ठीक है। जो एक्स बॉडी और वॉर बॉडी की बात करें बेटा तो हेट्रोक्रोमोटाइज एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये एक्स बॉडी कैसा होते हैं? अगर नीट में क्वेश्चन आया तो एक्स बॉडी इज हेट्रोक्रोमोटाइज एक्स क्रोमोसोम को हम एक्स बॉडी और वॉर बॉडी कहते हैं। ठीक है। तो एक्स बॉडी हेट्रोक्रोमोटाइज एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। हाँ, ये कंडेंस फॉर्म में होते हैं। ठीक है। चलिए
अगर हम बार बॉडी को निकालने की बात करें तो नंबर ऑफ बार बॉडी कैसे निकालेंगे, n माइनस वन, वेयर n इज नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे मैं लिख ही दिया हूं कि वेयर n इज नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो बेटा मेरा एक प्रश्न है कि मेल में और फीमेल में वॉर बॉडी कितना होगा, वो मुझे निकाल के बताओ। मेल और फीमेल में कितना होगा, सोचो जल्दी, तब मैं पानी पी लेता हूं। मेल में ठंडा पानी नहीं था बेटा, मूड खराब हो गया। हाँ, तो ये बोल रहे थे मेल में और फीमेल में जो एक्स बॉडी होंगे वो कितना होंगे। तो मुझे ये बताओ कि अगर मेल में निकालें, ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बोल रहा है n इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, x माइनस वन कितना हो गया, जीरो, मतलब n माइनस वन, सॉरी, तो x है तो एक वो है तो 1 माइनस वन, जीरो। लेकिन बेटा अगर फीमेल में अगर हम x बॉडी निकालना चाहें तो फीमेल में x की मात्रा कितनी है, 2 है, 1 2, तो 2 माइनस वन इक्वल टू 1, ठीक है। तो फीमेल में वार बॉडी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मेल में वार बॉडी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ वार बॉडी कैसे निकालेंगे, n माइनस वन, जिसको आती है n इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक। अब आते हैं बेटा कि ये तो हम ये निकाल दिए, ठीक है। अब हम आते हैं, अब एनसीईआरटी लिखता है कि जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उसमें एक्स नॉट के फॉर्म में उसके जो आप ये कह सकते हैं क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, एक्स नॉट के फॉर्म में होते हैं। उन्होंने वो एग्जांपल दिया कि ग्रास ऑफर, उन्होंने एग्जांपल दिया ग्रास ऑफर, जो एक्स नॉट के फॉर्म में उसके क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, उसके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो एक्स नॉट के फॉर्म में जो ग्रास ऑफर के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है बेटा एक लाइन लिखा हुआ बहुत खूबसूरत कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, वो सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर कहलाते हैं। मतलब जो एक्स वाई जो क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक्स हो गया तो ये फीमेल बन गई, एक्स वाई हो गया ये मेल बन गया, ठीक है, ये मेल बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में टोटल कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है, जिसमें बेटा जी जो 22 पेयर है वो ऑटोसोम होते हैं, ठीक है, ऑटोसोम होते हैं। जो 1 पेयर होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वही 1 पेयर ये, वही 1 पेयर ये, वही 1 पेयर ये, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं बेटा। अगर हम हनी बी की बात करें बेटा तो उसमें जो, अब देखो ध्यान देना, ठीक है, अब चूंकि सारे बच्चों को पता रहता है कि जो अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के बारे में सारे बच्चों को पता रहता है कि मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। अभी आप दिमाग में मत बैठा लेना कि अगर मेल में एक्स वाई हो रहा है, फीमेल में एक्स एक्स हो रहा था, सब में ऐसा ही होगा, नहीं, ये याद करने वाली चीज। जिसमें कि अगर नीट में पूछ दिया कि होमोजाइगस कंडीशन, अगर हम ग्रास ऑफर की बात करें तो उसमें जो क्रोमोसोम के फॉर्म कैसे होती है, तो एक्स नॉट फॉर्म में होती है, ठीक है। हनी बी में बात करें तो बेटा एक्स एक्स यहां पे मेल होता है, ठीक है, ह्यूमन में एक्स एक्स फीमेल होता है, फीमेल होती है, लेकिन यहां पे बेटा हनी बी में एक्स एक्स मेल होता है और एक्स वाई फीमेल होता है। कंफ्यूजन से बचना है, कंफ्यूजन से बचना है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। मतलब एक्स एक्स जो हमारे में फीमेल में है वो मेल में इसमें होता है, एक्स वाई में जो फीमेल में होता है हम लोग में मेल में। अगर हम बर्ड्स की बात करें बेटा तो जेड जेड, अब जेड जेड तो ये मत मिला देना कि जेड जेड मतलब एक्स एक्स मिला देते तो फीमेल कर देते, नहीं, ये जेड जेड है वो मेल में होता है, और जेड डब्ल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो जेड डब्ल्यू है वो फीमेल में होता है। क्या होता है बेटा, जो जेड डब्ल्यू है वो फीमेल में होता है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करें बेटा तो आप सबको पता है कि एक्स एक्स फीमेल है, एक्स वाई मेल, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न करता हूं कि इसमें हेट्रोगैमेटी कौन है और होमोगैमेटी कौन है, मतलब इसमें हेट्रोगैमेटी कौन है और होमोगैमेटी कौन है, तो आप जवाब दोगे कि सर
ये दोनों तो मुझे सेम दिख रहा है, तो ये होमोगैमेटी हो सकता है, होमोगैमेटिक हो सकता है। और सर ये अलग अलग दिख रहा है, तो इसको हेट्रोगैमेटिक कहेंगे, ठीक है, मैं कहूँ वेरी गुड। तो ये हो गया सारा सेक्स डिटर्मिनेशन। मुझे नहीं लगता कि चूंकि क्रैश कोर्स है तो ज्यादा मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तो ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ छूटा तो नहीं? आई थिंक नहीं छूटा होगा। हाँ, तो अब हम आगे आते हैं म्यूटेशन, ठीक। तो बेटा अब हम देखते हैं म्यूटेशन क्या है, उसको समझते हैं कि रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अगर डीएनए सीक्वेंस में अल्टरनेशन आ रहा तो वहां पे म्यूटेशन हमें देखने को मिलेगा, तो रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस में अगर अल्टरनेशन आ रहा तो वहां पे म्यूटेशन देखने को मिलेगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी लिखता है अल्टरनेशन ऑफ जीन, ठीक है, उसमें क्या बोलता है बेटा कि अगर इंसर्शन हो रहा है या फिर डिलेशन हो रहा है तो उसको अल्टरनेशन ऑफ जीन कहेंगे। मतलब बेटा मतलब कि अगर अल्टरनेशन ऑफ जीन हो रहा है, मतलब इंसर्शन ऑफ जीन हो रहा है, मतलब जीन में कुछ एडिंग हो रहा है, जिसमें फॉर एग्जांपल देखो, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, ठीक है, ABCD, ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मैं 2 क्रोमोसोम और बनाऊंगा, ठीक है, ACD, ठीक है, एक और क्रोमोसोम बनाऊंगा, ठीक है, ABCDE। अब मुझे बताओ इसमें क्या आपको देखने को मिला, तो आप कहोगे सर, अब देखो इंसर्शन ऑफ जीन मतलब एडिंग, फिर आप कहोगे सर ये तो 4 है, एक ABCD, यहां पे सर बी गायब है, बी जीन गायब है, मतलब सर बी जीन गायब है तो यहाँ पे डिलीशन हो रहा है, डिलीट हो गया है, मतलब डिलीशन हो रहा है, तो सर यहाँ पे जीन डिलीट हो गए, तो जो यहां से जो बी गायब हुए बेटा, यहां से जो बी गायब हुआ उसी को हम कहते हैं डिलीशन ऑफ जीन, मतलब यहां से डिलीट हो गया, यहाँ पे बी जीन डिलीट हो गया, यहां से बी जीन डिलीट हो गया, ठीक है। और जो ये जो बी जीन डिलीट हुआ बेटा, तो इसको डिलीशन बोलती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ए है, बी है, ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन कहोगे सर यहाँ पे ई एक नया जीन ऐड हो गया, सर ई है जो एक नया जीन ऐड हो गया, तो बेटा इसको कहते हैं इंसर्शन ऑफ जीन कहते हैं, मतलब एडिंग हो रहा है, जो ई नंबर का जो जीन है, ई जो जीन है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहां से निकल जाना, डिलीट हो जाना और यहाँ पे जुड़ जाना, वही अल्टरनेशन ऑफ जीन कहलाता है। समझ गए? मतलब बेटा कि यहां से जीन को डिलीट हो जाना, यहाँ पे जीन एक नई जीन आकर जुड़ जाना ही अल्टरनेशन ऑफ जीन कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इंसर्शन मींस ऐड होना, डिलीशन मींस डिलीट होना, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एनसीईआरटी लिखता है कि अगर चेंज इन सिंगल बेस पेयर, सॉरी बेटा छूट गया था, अगर चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए देखने को मिला, अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज देखने को मिल रहा है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, उसको बेटा पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अगर चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और बेटा बहुत अच्छा एक एग्जांपल एनसीईआरटी लिखता है पॉइंट म्यूटेशन का, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब आते हैं लास्ट लाइन जो एनसीईआरटी लिखता है म्यूटेशन का, वो उसमें उसका ये कहना चाह रहा है कि अगर जर्म सेल में अगर कोई म्यूटेशन देखने को मिलता है, अगर जर्म सेल में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो म्यूटेशन शो करेगा, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। अगर जर्म सेल में म्यूटेशन, अगर एडिशन या डिलीशन देखने को मिल रहा है तो वहां पे म्यूटेशन होगा
और वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरा बेटा एक प्रश्न है आपका कि जो म्यूटेशन है क्या वो वेरिएशन कॉज करेगा? सोचो, मुझे आंसर बताओ कि जो म्यूटेशन है क्या वेरिएशन कॉज करेगा? बिल्कुल सर करेगा। जहां पे म्यूटेशन होगा, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं म्यूटेशन लीड्स टू डीएनए वेरिएशन, ठीक है, डीएनए वेरिएशन, ठीक बेटा, म्यूटेशन लीड्स टू डीएनए वेरिएशन। चलिए, हाँ सर हो गया। अब हम आते हैं बेटा यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी लिखता है बेटा, मुझे इंक डालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो एनसीईआरटी लिखता है बेटा कि म्यूटेशन किस किस कारण से हो सकता है। तो बेटा म्यूटेशन केमिकल कारण से भी हो सकता है, केमिकल म्यूटाजेन के कारण हो सकता है। जो म्यूटाजेन, मुझे पता है बेटा, मैं बहुत गुस्सा होता है ये जो घिस के लिखने वाली जो आदत है ना, क्या मैं बताऊं। केमिकल म्यूटाजेन के कारण हो सकता है। मतलब म्यूटाजेन मींस जो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड म्यूटाजेन, ठीक है। तो केमिकल म्यूटाजेन की वजह से हो सकता है बेटा, रेडिएशन की वजह से हो सकता है बेटा, जिसमें अगर हम देखो, एक तो केमिकल म्यूटाजेन हो सकता है, फिजिकल म्यूटाजेन हो सकता है बेटा, फिजिकल म्यूटाजेन। अगर हम फिजिकल में बात करें बेटा तो एक्सरे हो गया, उसके बाद फिर यूवी रे हो गया, ठीक है, एक्सरे हो गया, यूवी रे हो गया, ये सब है जो फिजिकल म्यूटाजेन के कारण, फिजिकल म्यूटाजेन है जो म्यूटेशन का कारण बन सकता है या बनता है, ठीक है। तो ये हो गया म्यूटेशन बेटा। अब हम आते हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं। एक तो पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो बेटा हम पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या? एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। ट्रेट्स को एनालिसिस करना ही पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। हमें पता है बेटा कि हमारे पास 22 ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर एलोसोम होते हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जो ऑटोसोमल, अगर देखो जनरली पेडिग्री एनालिसिस का मतलब है कि अब अगर हम ऑटोसोमल बात करें, ऑटोसोमल डिजीज की बात करें, तो ये डोमिनेंट होता है और रिसेसिव होता है। अगर एक्स लिंकेज की बात करें तो ये भी डोमिनेंट होता है, ये भी रिसेसिव होता है, ठीक है। तो एक्स, अब ये कहोगे सिर्फ बाई लिंकेज क्यों नहीं लिखा, तो आपको आंख बंद करके ये याद कर लेना है कि अगर बेटा, ठीक है, अगर फादर कोई डिजीज का कैरियर है तो उसके बेटे में भी वो डिजीज आएंगे, ठीक है, उसके बेटे में भी वो डिजीज आएंगे। वो आंख बंद करके आप मार देना, ठीक है। जहां पे बाई लिंकेज रहेगा वहां पे उसके सन में जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये आप आंख बंद करके ध्यान देना, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, एक से लिंकेज वो भी डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि स्टेप टू सॉल्व पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहला, मेक द जनरेशन, ठीक है, जनरेशन बनाते हैं, ठीक है, जनरेशन बनाते हैं। एक्चुअली जब हम इसे पूरी देख लेते हैं ना, तो हम लोग फिर इसको मिटाकर पूरे पर जनरेशन बनाकर उसको समझते हैं, ठीक है। तो मेक द जनरेशन, ठीक है, मेक द जनरेशन, सबसे पहले जनरेशन बनाएंगे। उसके बाद इन ए पार्टिकुलर फैमिली ऑब्जर्व नंबर ऑफ डार्क स्पॉट, ठीक है। नंबर ऑफ डार्क स्पॉट का मतलब है बेटा कि कैरियर कितने हैं, मतलब कि डिजीज प्रेजेंट कितने हैं, ठीक है। तो इन अ पर्टिकुलर फैमिली ऑब्जर्व नंबर ऑफ डार्क स्पॉट इफ डॉट, मतलब डार्क स्पॉट प्रेजेंट एवरी जनरेशन। अगर वो डार्क स्पॉट, अगर वो डिजीज कैरियर जो सिग्नल है, अगर वो एवरी जनरेशन में प्रेजेंट रहेगा तो वो डोमिनेंट कहलाएगा, वो डार्क स्पॉट, यहाँ पे डार्क स्पॉट है जो डिजीज कैरियर के बारे में हमें बतला रहा है। तो वो अगर डार्क स्पॉट एवरी जनरेशन में प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट कहलाएगा। अगर डार्क स्पॉट
मतलब एवरी जनरेशन में प्रेजेंट नहीं होगा, उससे हम रिसेसिव कहते हैं, उससे हम रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डार्क स्पॉट है वो जो डिजीज जो कैरियर है उसमें ये उससे ये हमें बतला रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं बेटा, ये बहुत मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभी हम लोगों ने बात किया ऑटोसोम डोमिनेंट और रिसेसिव होता है। तो ऑटोसोमल डिजीज अगर कोई है तो मेल और फीमेल मतलब कि लड़की और लड़का मतलब कि सन और डॉटर दोनों इक्वल इफेक्टेड होंगे। अगर ऑटोसोमल अगर कोई डिजीज है तो डॉटर और सन आर इक्वल इफेक्टेड। अगर ऑटोसोमल डिजीज होंगे तो डॉटर और सन इक्वल इफेक्टेड होंगे। और अगर एक्स लिंकेज होंगे, ठीक है, अगर एक्स लिंकेज अगर बाई लिंकेज होंगे तब तो 100% जो सन है वो इफेक्टेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्स लिंकेज होंगे बेटा तो जो पिताजी जो पापा से उनके डॉटर में जाने की चांसेस बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो मम्मा है उनसे उनके लड़के में जाने की चांसेस बहुत बढ़ जाएगी अगर एक्स लिंकेज है तो। और इसी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि मैं कहीं सुना था वो एक गाना है ना कि माँ का लाडला पापा की परी, तो वही वाली स्टोरी है। जो पापा में अगर एक्स लिंकेज डिजीज की बात करें तो पापा में जो डिजीज है उनके डॉटर में जाने की चांसेस बढ़ जाती है। जो माँ का लाडला है मतलब जो मम्मी का है वो उनका लाडला में चला जाता है, ठीक है। चलिए इसी को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं बेटा कि हम फीमेल को इससे डिनोट करते हैं, मेल को इससे डिनोट करते हैं। अगर फीमेल डिजीज कैरियर है तो डिजीज है उसके पास तो उसको हम पूरी कवर कर देते हैं। अगर मेल में तो मेल को भी पूरी बॉक्स भर देते हैं। अगर कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो उसको डायमंड शेप में दे देते हैं। और अगर हम डिनोट करना रहता है कि इसके मैरिज इससे हुई है तो ये अगर ये कर दिए तो समझ जाइएगा कि इसकी मैरिज इससे हुई है तो ये मैरिज का साइन है, ठीक है। तो ये हो गया पेडिग्री एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बेटा अब देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को जनरली दो पार्ट में बांटा गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जनरली जीन इन द अगर जीन में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो डिजीज अगर हो रही है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा। क्रोमोसोमल हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन का मैं कुछ एग्जांपल देख रहा हूं जिसमें हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया, ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये सभी को याद करना है, ठीक है। अब हम हेमोफीलिया क्या है बेटा, हेमोफीलिया को ब्लीडर सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्लीडर सिंड्रोम भी कहते हैं। ये सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिजीज में अगर हेमोफीलिया का ऑप्शन आया तो आप उसको मारोगे, अगर हेमोफीलिया का ऑप्शन आया तो वो उसको मारोगे। अगर कलर ब्लाइंडनेस का आया तो वो दोनों हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सेक्स लिंकेज रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस भी है और हेमोफीलिया भी है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हेमोफीलिया, ब्लीडर सिंड्रोम जिसको कहते हैं सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। बस इतना याद रखना। सिकल सेल एनीमिया की बात करें बेटा तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट म्यूटेशन के सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या थे, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसमें जनरली जो ये होता है बेटा जो 6th पोजीशन के जो जीन होते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस आते हैं। वो GAG से चेंज होकर GUG में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। GAG से ये नॉर्मल कंडीशन से चेंज होकर GUG में कन्वर्ट हो जाता है। जो 6th पोजीशन के जो जीन है वो उसमें चेंजेस आता है, वो किसमें, सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। चलिए अगर हम सिकल सेल एनीमिया की और बात करें बेटा तो ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है जो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और इसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस वैलिन से रिप्लेस हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस हो जाता है ग्लूटामिक एसिड। बेटा दिन के 5 बजे को मैं आज रात भर जग के वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। ये जो डॉग्स भूखते रुकना पड़ता है उसके लिए, तो इसलिए तो सिकल सेल एनीमिया है जो सबसे पहले तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। इसमें 6th पोजीशन के जीन में अल्टरनेशन आ जाते हैं, GAG कन्वर्ट हो जाता है GUG में, ठीक है। ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। चलिए ये भी हो गया। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन, चलिए ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है।
सबसे पहले बेटा सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर है। और फिनाइलकेटोनुरिया और सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग अगर वो करके याद करेंगे ना, तब कलर ब्लाइंडनेस की बात करें बेटा तो सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें जनरली होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रेड एंड ग्रीन रोड ऑफ आई, जो रेड और ग्रीन रोड ऑफ आई है उसमें इफेक्टिव डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। हम कलर को चूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए जनरली कौन से कलर आती है, रेड और ग्रीन कलर में हम ये देख नहीं पाते हैं कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है, ठीक है। चलिए अगर हम फिनाइलकेटोनुरिया की बात करें बेटा तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, फिनाइलकेटोनुरिया, ठीक है। अगर हम थैलेसीमिया की बात करें बेटा तो ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव है, ठीक है। ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें अबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन होता है, एचबी की अबनॉर्मल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। थैलेसीमिया दो पार्ट में बांटा गया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो अगर क्रोमोसोम 16 में अगर क्रोमोसोम 16 में अगर कोई डिफेक्ट आ रही है तो अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। अगर क्रोमोसोम 11 में कोई डिफेक्ट आ रही है तो बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया रिलेटेड टू क्रोमोसोम 16, बीटा थैलेसीमिया रिलेटेड टू क्रोमोसोम 11। चलिए ठीक है, तो ये हो गया बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, ठीक है। बेटा अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को भी दो पार्ट में बांटा गया, पॉलीप्लॉइडी और एनोप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी जनरली 2n+1 के कंडीशन में होता है, ये जनरली प्लांट में देखने को मिलता है, मतलब फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन उसमें जनरली देखने को मिलता है। एनोप्लॉइडी है एक्चुअली इसमें जो ये जनरली ह्यूमन में देखने को मिलता है, और इसमें गेन और लॉस मतलब एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब तो जो क्रोमोसोम में डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो ऐड भी हो सकता है या फिर वहां से डिलीट भी हो सकता है, मतलब गेन भी हो सकता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम गेन भी कर सकता है और क्रोमोसोम लूज भी कर सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इसके जनरली कुछ डिजीज कंडीशन है, जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिफिंटर सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की बात करें बेटा तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको 21st ट्राइसोमी भी कहते हैं। जनरली जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं वो मेंटल रिटार्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है वो 21st ट्राइसोमी है, और मेंटल रिटार्डेशन, उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉट वेल फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसका वो है, ठीक है। अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें बेटा तो डिलीशन ऑफ वन क्रोमोसोम मतलब मोनोसोम। जनरली इसमें ये है कि जो फीमेल होती है वो एक ही एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा लेती है। फीमेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल होती है वो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम इसमें लेकर पैदा लेती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिलीशन हो रहा है, एक क्रोमोसोम का डिलीशन, वो कौन सा क्रोमोसोम हो, वो एक्स क्रोमोसोम है, उसका डिलीशन हो रहा है, उसको मोनोसोमी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसको डिस्कवर पहली बार किसने किया था, ये आप ये लंदन डॉन ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था 1866 में, ठीक है। चलिए अब हम क्लिफिंटर सिंड्रोम पे आते हैं। तो इसमें देखो, इसमें एक्स क्रोमोसोम फीमेल सिर्फ एक ही क्रोमोसोम लेके पैदा ले रही है, एक एक्स डिलीट हो रहा है। इसमें ये होता है कि जो मेल है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये जनरली मेल में देखने को मिल रहा है, ये फीमेल में देखने को मिल रहा है, ये मेल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो मेल जनरली मेल 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा लेता है ना, 46 में 22 मतलब 44 और +2 के कंडीशन में, मतलब 46, लेकिन 46 प्लस एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब टोटल 47 क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब जो टोटल 47 हो जाते हैं, मतलब एक्स वाई के कंडीशन में वो आ जाता है,
XXY के कंडीशन में आ जाता है। इस कंडीशन में उसकी मस्कुलर डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, उसकी ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाती है, मस्कुलर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम मेल में देखने को मिलता है, उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो जो फीमेल की वो जो आप ये कह सकते हैं कि फीमेल की जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो या फिर मसल डेवलपमेंट हो वो देखने को मिलती है। और जो टर्नर सिंड्रोम है वो फीमेल में देखने को मिलता है, उसमें एक जो एक्स क्रोमोसोम नहीं रहता, मतलब वो एक ही एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा लेती है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करेंगे, ठीक है। बेटा बहुत मेहनत लग रहा है, मुझे पता है बहुत मेहनत लग रहा है। मैं अपनी मतलब लिटरली बोलूँ तो जब मैं क्लास में मेरी पढ़ाई होती है कॉलेज में, मैं उसे रिवीजन भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अभी इधर फोकस कर रहा हूँ, जो कि गलत बात है। मैं एक नया रूटीन बनाने वाला हूँ जिसमें हम सारा मैनेज कर लेंगे। तो बहुत मेहनत लग रहा है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ, बच्चों तक पहुँचाएँ। क्रैश कोर्स है तो मैं अभी सिर्फ चल रहा हूँ कि जितने एग्ज़ाम में आ सके समझने के लिए वो उतना ही। जब हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर, क्योंकि पढ़ाना मेरा शौक है तो मैं तो पढ़ाता रहूँगा। मैं कैसे न कैसे किसी न किसी कोई न कोई मैं टाइम मैनेज करके मैं पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि पढ़ाना मेरा शौक है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।